नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960689523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपीपीएससी जीएस के तहत हम लोग इंडियन पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे और ये हमारा 4th वीडियो होगा इस सीरीज का। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब इंपीचमेंट का जो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वह किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 53, 61, 74 और 13 ये चारों आपका ऑप्शन में है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंपीचमेंट का जो प्रोसेस होता है आर्टिकल 61 में होता है, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है। तो यह आपका आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। और एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ये कहा गया है 53 में। ओके, आगे देख लेते हैं। 13 तो आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है उससे रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि से समाप्ति के पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म। किसके द्वारा? तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बिल्कुल नहीं, इंपीचमेंट के द्वारा बिल्कुल सही है, इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, और न्यायालय में ट्रायल के द्वारा, ये भी गलत है, ठीक है। तो इंपीचमेंट जो है वो यहां पर सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ये भी पिछले वाला ही क्वेश्चन है। इंपीचमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू इंपीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? संसद के दोनों सदनों को है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है, या फिर लोकसभा के स्पीकर को है? तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि इंपीचमेंट जो है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राष्ट्रपति में और आपका राज्यसभा में भी लाया जा सकता है सबसे पहले, ठीक है। तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज द राइट आंसर हियर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? इन ऑर्डर टू इंपीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट लीस्ट हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड? तो यहां पर 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज एंड 30 डेज ये ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? 14 डेज इसका आंसर हो जाएगा। 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है ताकि इंपीचमेंट के लिए वो अपनी तैयारी कर सके, अपने बचाव में पक्ष तैयार कर सके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन अदर देन एंड ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, 9 months आफ्टर और 7 months आफ्टर। ओके, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर अगर प्रेसिडेंट का पद जो है वो रिक्त हो चुका है तो 6 माह के अंदर जो है इलेक्शन करा लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर 6 माह के भीतर इलेक्शन कराना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब वो इसमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम्स वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिल्कुल नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो आपके कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से उपस्थित नहीं होता है, बीमार होता है, या फिर विदेश में होता है, या फिर किसी भी कारण से अपना जो दायित्व है वो निभाने में सक्षम नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर लेते हैं, राष्ट्रपति का काम निभाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, CJI ऑफ इंडिया होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यह किस आर्टिकल में दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उसमें ऑप्शन था आर्टिकल 53, या मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 53 आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा आर्टिकल 53 में ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन
किसमें है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। तो किसमें है? हम लोगों ने जस्ट देखा है राष्ट्रपति में निहित है, प्रेसिडेंट में निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ओके, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। आगे देख लेते हैं, दो आपके एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, दोनों के बारे में बताना है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जस्ट हम लोगों ने देखा कि एकदम सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स आर रिलेटेड टू द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, एकदम सही है। ये भी सही है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सरकार किस प्रकार से अपना काम चलाएगी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन यहां पर देखना है कि व्याख्या सही है कि नहीं है और स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आंसर उस अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। एजर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो ये सब जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे सही उत्तर चुनना है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है, तो ये तो हम लोग देखा कि बिल्कुल नहीं होगा, राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सही है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है कि द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसके बाद है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी एकदम सही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्राइम मिनिस्टर बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि पहला जो है वो गलत है और बाकी सब जो है यहां पर सही है। तो 2, 3 एंड 4 जो होगा वो सही है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा तब भी उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर विद इन 6 मंथ उसको जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो रिक्त माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ही होगा। चलिए, यह नियम है। आगे देख लेते हैं, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? Which one of the following is the head of Indian Republic? President of India, Prime Minister of India, the Cabinet and political heads including Council of Minister। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। और गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, हेरिडेटिकल नहीं होता है, मतलब कि वो जो है वंशानुगत नहीं होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अंडर आर्टिकल 108। किसके द्वारा की जाती है? द प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो यहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लेकिन यहां पर यह आपको याद रखना है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ओके। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। और दोनों सदनों को संबोधित कब करते हैं? ये जो आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी मैटर पर डिस्प्यूट होने पर जो है, बार बार डिस्प्यूट हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा को भेज रही है, राज्यसभा लोकसभा को भेज रही है कोई भी बिल जो है, तब दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक जो है तब भी बुलाया जाता है जब पहला बार सेशन होता है, मतलब किसी भी ईयर में जो पहला सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें संयुक्त बैठक जो है उसको राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करते हैं। इसके अलावा जो आपका नई लोकसभा बनती है, जब भी कोई नई लोकसभा बनती है तो उसकी जो पहली बैठक होती है उसको भी संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। उस समय भी ज्वाइंट सिटिंग होती है और राष्ट्रपति जो है उसको संबोधित करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट पर ध्यान देना जरूरी है कि नहीं है करेक्ट, ये पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट कौन सा है? इट इज अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि वह संसद का एक संघटक भाग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद जो है वो आपका किस किस से मिलकर के बनता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये जो है तीनों को मिला करके आपका संसद बनता है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो प्रमुख संगठक है, ये सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ बोथ हाउसेज, वो बिल्कुल नहीं, चर्चा में भाग वो नहीं लेते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित जरूर करते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी डिस्कशन में। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने बताया, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आपके किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होती है जरा आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वैलिडिटी होती है अध्यादेश की, मैं पहले बता चुका हूं। जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू विदहोल्ड परमिशन ऑन द बिल? किसके पास भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट को ही अधिकार होगा ना कि उसको रोक सके। पॉकेट वीटो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है ना। प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास नहीं होता और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होता है, ठीक है। तो बिल जो है दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट को उसको रोक सकने का अधिकार होता है।
ठीक है, अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है और रोक भी सकता है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास होता है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज दिया, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उसे अपनी सहमति दी थी? When the Union Council of Ministers in year 2002 sent it back to President without any change in the ordinance on electoral forms, under which article of the Indian Constitution did the President give his consent? Article 121, 142, 123, Article 124। तो यहाँ पर आर्टिकल 123 जो होता है वो अध्यादेश से संबंधित होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 123 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये चीज। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अभी जस्ट मैंने बताया इससे पहले आर्टिकल 123 जो है वो संबंधित है किससे? अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। ठीक है, ऑर्डिनेंस इसको कहा जाता है अध्यादेश को अंग्रेजी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है आपका चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, दूसरा है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तीसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री नहीं होगा, यहाँ पर प्रशासक यदि हम लोग कर दें तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक मान के चलिए। ठीक है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग तो खैर अब रहा भी नहीं, और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3, ये सी जो है ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? फिर से सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग होगा। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द प्रेसिडेंट, मतलब फॉलोइंग इज अपॉइंटेड, सॉरी यहाँ पर अपॉइंट्स नहीं होगा, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी, गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑल द एबव। तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, यानी कि ऑल द एबव आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। डजंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति, वाइस प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता है, इसकी नियुक्ति तो इनकी नियुक्ति तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, गवर्नर की भी करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि इनका चुनाव होता है, इनके लिए अलग से इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, आगे देख लेते हैं आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध कर सकता है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो यह जो है आपका किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 160 में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ऑप्शन में आपका और भी आर्टिकल्स है, आप देख लीजिए। आर्टिकल आपका दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, 162 दिया हुआ है, 165 और 310 दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 160 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि एक्सेप्शनल केस यदि होगा तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? ओके, आर्टिकल 129, 132, 143 एंड आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 तो आप जानते हैं कि किससे रिलेटेड है, यह आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स भी आप देखिएगा जरूर, सारे आर्टिकल्स यहाँ पर बताना उचित नहीं है क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 143 जो है वो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं किसी भी विधिक मामले में। ठीक है, तो आर्टिकल 143 ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट पर ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे अभी। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, बिल्कुल है, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर होता है। ठीक है, पावर टू एडवांस प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का भी अधिकार जो है वो तो होता ही है। राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो एडवाइस को, सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस लेता है आर्टिकल 143 के तहत, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो है आपका क्या पूछ रहा था कि नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वीकार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, वो परामर्श को स्वीकार कर भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य नहीं है कि जो सलाह सीजेआई देंगे उसको मानना ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा था हमसे, है ना। तो आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, क्या है? तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पार्डन एटसेट्रा इज अ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्ति, जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्ति और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर पार्डन करने की शक्ति क्या हो जाएगा? न्यायिक शक्ति हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सजा याफ्ता आदमी है
जिसको कि कोर्ट ने सजा मुकर्रर कर दी है, उसको ये पार्डन करते हैं या फिर उसकी जो सजा है उसकी प्रकृति को कम करते हैं या फिर सजा को कम कर देते हैं, है ना। तो यह जो क्या हो जाएगा, न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अच्छा, जुडिशियल पावर जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये जो क्षमा दान करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत है, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन इज अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन है रियल एंड पॉपुलर यानी कि वास्तविक और लोकप्रिय, फॉर्मल एंड लीगल यानी कि औपचारिक और विधिक, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल यानी कि राजनीतिक और नाम मात्र, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल यानी कि संवैधानिक और नाम मात्र, ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो आपका वास्तविक और लोकप्रिय तो नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा। औपचारिक और विधिक जो है ये जरूर है, ठीक है, मतलब कि फॉर्मल एंड लीगल राइट जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राजनीतिक तो वो होते ही नहीं है, राजनीति में तो उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना होता है, तो राजनीतिक हो नहीं सकती। संवैधानिक और नाम मात्र की शक्ति हो सकती है। तो आपका क्या हो सकता है, दूसरा और चौथा हो सकता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ इज राइट। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, रिटर्निंग द ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो ये तो एकदम सही है कि साधारण बिल को अगर वो तुरंत मान्यता नहीं देना चाहते हैं तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। रिटर्निंग द फिनांस बिल फॉर रिकंसिडरेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अधिकार है, और प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार तो बिल्कुल है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा रिटर्निंग द फाइनेंशियल बिल, क्योंकि फाइनेंस बिल जो होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही, राष्ट्रपति से के सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। तो जिसको वो पहले ही सहमति दे चुके हैं उसको पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए क्यों भेजेंगे, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे ये आपका एक कथन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है, दोनों के बारे में बताना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये तो सही है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बनाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है, बिल्कुल। राष्ट्रपति जब तक उस पर सहमति नहीं देंगे तब तक वो कानून नहीं बन सकता है, बिल्कुल सही है। और प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है, मतलब कथन एक और दो जो है वो दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है। इसीलिए तो राष्ट्रपति जो है संसद के भाग हैं, क्योंकि बिना उनकी सहमति के जो भी बिल है वो पास होने के बावजूद, दोनों सदनों से पास होने के बावजूद भी कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, वही सर्जन और रीजन दिया गया है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में नहीं थे, बिल्कुल सही है, ये तो एकदम सही है कि जो द सुप्रीम कोर्ट कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ओके। दूसरा क्या है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल एज द कमांडर इन चीफ, ये गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि विधायी नियंत्रण से बाहर तो यह नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि संसद जो है वो कानून बना करके और राष्ट्रपति की शक्ति छीन भी सकता है ना। तो विधायी नियंत्रण से बाहर नहीं है, ठीक है, सेनापति की हैसियत से भी, ओके। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ओके। पहला जो है वो सही है, दूसरा जो है वो गलत है, रीजन जो है वो गलत है, ओके। आगे देख लेते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वीवी गिरी हो जाएगा, ठीक है, वेंकटगिरी, ओके। यहाँ पर वराह वेंकटगिरी, ओके। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, ये बराबर पूछा जाता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली इलेक्टेड वाज, मतलब कि इनके अगेंस्ट जो है कोई खड़ा नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एन संजीवा रेड्डी, एकमात्र ये थे जो कि सर्वसम्मति से चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो यह आपको याद रखना चाहिए, ओके। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, सेम क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर भी हो जाएगा, यूनानिमसली चुने जाने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर के रूप में किस प्रेसिडेंट को जाना जाता है, यह पूछा जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है राधाकृष्णन और अब्दुल कलाम में, क्योंकि दोनों ही दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम जी को, यह आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट्स में से एक है कलाम साहब, ओके। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वीवी गिरी है, एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, के आर नारायणन और जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वीवी गिरी जो थे वो संबंधित थे ट्रेड यूनियन आंदोलन से, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से एक
किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट? मैंने पहले भी बताया कि अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करने में असमर्थ है तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी संभालते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो सीजेआई ड्यूटी संभालते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस बीके मुखर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, ये बराबर पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसी हो? कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसको अगर क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसके पास है कि उसको डिक्लेयर कर सके शेड्यूल्ड एरिया के रूप में। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल एरियाज एज शेड्यूल्ड? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ठीक है, कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया के रूप में डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है या फिर घोषित कर सकता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। दिस एक्सप्रेशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जरा सा दिमाग लगाइएगा तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र का जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है? पीएम होता है। लेकिन जितने भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा होता है, पीएम या फिर उनकी मंत्री परिषद के द्वारा होता है, वो किसके नाम पर होता है? कोई भी संधि वगैरह जो अंतरराष्ट्रीय संधि होती है या फिर कोई भी काम जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के नाम होता है ना, इसलिए कहा जा सकता है कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्र का, लेकिन नेतृत्व कौन करते हैं? पीएम करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहां पर आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बिहार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के प्रेसिडेंट रह चुके, बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर एडवर्ड स्टोन, ली कॉर्बुजियर और उसके बाद एडवर्ड लुटियंस और तरुण दत्त के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा। इसीलिए जो राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका है उसको क्या कहा जाता है? लुटियंस जोन कहा जाता है। बराबर जो है न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी डिबेट्स वगैरह में कि न्यूज में आप सुनते होंगे लुटियंस दिल्ली, है ना, तो ये जो है लुटियंस इन्हीं का नाम था। ओके, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। दोनों में इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि यहां पर जो है इलेक्टेड भी आ जाएगा और नॉमिनेटेड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस पर ध्यान रखिएगा, ऑल में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ जाते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में कोई काम नहीं होता है, जबकि आपका और मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें सभी मेंबर्स, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स और जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जबकि राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने पढ़ा था केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के, और साथ में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के। ठीक है, आगे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पर नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। द पर्सन हैज द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकसभा को, ये याद रखिएगा। ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बी अ कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। एक सदस्य, एक राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, यह है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। और चौथा ऑप्शन है आपका ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ फॉर्मल इंपीचमेंट। उसको एक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये सही है कि राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, चाहे वो आपका विधान परिषद का सदस्य हो या फिर विधानसभा का सदस्य हो। शर्त यही है कि उसको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, सदस्य चाहे किसी का भी हो। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति का भी 5 साल होता है और उपराष्ट्रपति का भी 5 साल होता है। तो इसमें गलत कौन कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा जो है वो गलत है। इंपीचमेंट के द्वारा इनको नहीं हटाया जाता है। राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं एक साधारण प्रस्ताव पारित करके भी इनको हटा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 और 4 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों तो नहीं होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? जस्ट मैंने बताया कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स? स्टेट काउंसिल, लोकसभा, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर स्टेट काउंसिल जो है वो राज्यसभा को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर स्टेट काउंसिल हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, किसमें किया जाएगा? अ मोशन टू डिसमिस द वाइस प्रेसिडेंट में बी सबमिटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, नन ऑफ द अबव। राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। मैंने पहले भी बताया आपको, लोकसभा भी उस पर मतलब अपना मत देगी, लेकिन राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? Which one of the following is headed by someone who is not a member of it? लोकसभा, असेंबली, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं तो लोकसभा के मेंबर होते ही हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उनकी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर चुने जा सके, लेकिन राज्यसभा के मेंबर वो नहीं होते हैं। ठीक है, उनका तो इलेक्शन अलग इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। मंत्रिपरिषद तो मतलब कि सदन का देख ही सकते हैं, यहाँ पर सदन की अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ठीक है, तो मंत्रिपरिषद होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या सत्य नहीं है, याद रखिएगा, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज फ्री फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिशियल फंक्शंस। ये जो है आपका बिल्कुल सही कोटेशन है। ओके, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी एकदम सही है कि नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, मतलब कि जबरदस्ती नहीं कर सकता है कोई भी न्यायालय। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई लाने से 2 माह पहले लिखित सूचना अवश्य देनी होती है। अ गवर्नर मस्ट बी गिवन रिटन नोटिस फॉर 2 months टू ब्रिंग सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर पर्सनल वर्क। बिल्कुल सही है, 2 माह पहले उसको नोटिस देनी होती है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, केवल सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, ये भी सही है। ठीक है, द कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू एग्जामिन द एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह की जांच करने के लिए न्यायालय अधिकृत है। बिल्कुल नहीं कर सकती है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो है आपका प्राइम मिनिस्टर के दायित्वों के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 78 में, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सीएजी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये जरा सा हमको बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा सीएजी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। ठीक, आगे देख लेते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट जो होता है यानी कि मंत्रिमंडल, उसमें कौन सा सम्मिलित होता है? ऑल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और मंत्री स्तर के सभी मंत्री। केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहां पर यदि हम लोग देखें तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? पीएम होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो पीएम होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है वो, और पीएम भी जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा बता देना जरूरी है। यहाँ पर जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसी के अंदर जो है आपका कैबिनेट आता है। कैबिनेट में का मतलब होता है मंत्रिमंडल, जिसमें कि प्रमुख मंत्रालय जितने भी हैं, आपका होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये सब जो शिक्षा मंत्रालय है, ये सब जो है वो कैबिनेट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। अब इसमें जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है आपका एक जो होता है वो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। ठीक है, एक का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है और दूसरे जो है सीधे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और तीसरा जो होता है वो उप मंत्री होता है। ठीक है, उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट में केवल जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है उसका क्रिएशन जो हुआ था मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था। ओरिजिन वाज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। डन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। संविधान के प्रावधानों के तहत भी नहीं है। 44th अमेंडमेंट, ये भी गलत है। द 85th अमेंडमेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं संविधान के, सॉरी यहां पर है संविधान के प्रावधानों से हटकर, तो डन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर थोड़ा अंग्रेजी वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हिंदी वाला ऑप्शन सही है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अंग्रेजी वाले में थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गलत हो गया, लेकिन हिंदी वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक,
मैं पीडीएफ में सुधरवा दूंगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। A person who is not a member of parliament can be a union minister for 1 year, 6 months, 3 months and 1 month। मैंने पहले भी बताया था कि 6 माह के लिए रह सकता है, 6 माह के अंदर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी ही होगी, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन में किसी का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। जस्ट यही क्वेश्चन मैंने पहले बताया, 6 माह के अंदर जो है वो मुक्त हो जाएगा अगर 6 महीने के अंदर वो सदस्यता नहीं लेता है तो विद इन 6 मंथ उसको सदस्यता लेना जरूरी है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में, ये बताना है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकदम सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। टू मेक प्रोविजंस फॉर द प्राइम मिनिस्ट्रियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी जो है वो सही लग रहा है। पर मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो मंत्रिमंडल में आपका राज्यसभा के सदस्य भी तो सम्मिलित होते हैं, तो ये जो है आपका सी नंबर गलत है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको मिल गया कि सी नंबर गलत है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है, तो लोकसभा में तो विश्वास मत इसको रहना ही चाहिए। द कैबिनेट शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन द पॉपुलर हाउस, एकदम सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर, ये मैंने पहले भी बताया है, टू द लोकसभा अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(3)। तो यहाँ पर ये तो सही है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है एक संवैधानिक बाध्यता के तहत, बिल्कुल सही है, संविधान में ऐसा दिया हुआ है और अनुच्छेद 75(3) में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 1, 2 and 3 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 74(3) में दूसरा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। जस्ट अभी बताया लोकसभा के प्रति, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ओके, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जितने भी मंत्री होते हैं। वो क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपना पद धारण करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही स्थिति नहीं होती है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि स्थिति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पोजीशन आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर यूनियन है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन केंद्र में लागू होता है क्या, नहीं होता है, राज्यों में लागू होता है, इसलिए ये जो है आपका स्थिति नहीं होगा, एकदम सही है, ये स्थिति सही नहीं है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए बनने तक उन्हें बनने रहने के लिए कहेंगे। द प्रेसिडेंट विल आस्क देम टू रिमेन अंटिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आर मेड, एकदम सही है। द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स मींस दैट द जनरल इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल, ये भी सही है कि यथाशीघ्र जो है वो आम चुनाव कराया जाएगा। द डिस्पोज्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म, जितने भी अपदस्थ मंत्रिपरिषद है वो अपने पद पर नई सरकार बनने तक बिल्कुल अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसी स्थिति सही नहीं है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, एकदम सही है, पहले भी पढ़ चुके हैं। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यूनियन मिनिस्टर्स विल होल्ड ऑफिस आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफरिंग्स, बिल्कुल सही है। देखिए, कहा जाता जरूर है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री ही तो बोलता है कि भैया इस मिनिस्टर को हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति हटा देते हैं, तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही वो अपना पद धारण करते हैं। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड इन इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, फिर आपका एडजॉर्नमेंट मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव तो कौन रखता है, अपोजिशन रखती है। जब अपोजिशन को लगता है कि सरकार जो है विश्वास खो चुकी है लोकसभा में, उसके पास पर्याप्त सीट नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन रखती है, तो उसके अगेंस्ट में विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद रखती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव भी जो है वो जनरली कौन रखता है, आपका अपोजिशन ही रखता है। ठीक है, किस सभा को स्थगित किया जाए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं, किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन इफ मेंबर्स ऑफ व्हिच हाउस पास नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय मेजॉरिटी। किसके प्रति लोकसभा मतलब कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा नहीं होगा, बोथ हाउसेज नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अगर पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? टू ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा शुड बी, मिनिमम कितने होने चाहिए? 30, 40, 50 और 60। आंसर क्या हो जाएगा? 50। कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। 50 मेंबर्स का जो है उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है और याद रखना जरूरी है। लाभ के पद का निर्णय कौन लेता है? हु विल डिसाइड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फेडरल पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर संघ लोक सेवा आयोग? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो संघीय संसद है वही लाभ का पद क्या क्या होगा वो निर्णय करेगी। ठीक है, क्योंकि कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करती है। तो यहाँ पर लाभ के पद का भी जो निर्णय है वो संसद ही करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या टर्मिनोलॉजी आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक, बजट यानी कि बजट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि। तो इसमें बजट शब्द जो है वो भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। ठीक है, बजट आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और ए.बी. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर क्या हो जाएगा? देवगौड़ा, यानी कि एच.डी. देवगौड़ा इनका पूरा नाम था। एच.डी. देवगौड़ा, हरदन हल्ली डुड्डे गौरा देवगौड़ा। थोड़ा सा नाम ट्विस्टेड है लेकिन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देवगौड़ा आंसर हो जाएगा 12वें प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा, क्योंकि एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटका के सीएम थे। ठीक है, कर्नाटका के सीएम थे। ओके, और आपका पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे वो आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो थे वो आपके बम्बई के सीएम रहे थे। ठीक है, बम्बई के सीएम रहे थे, बॉम्बे। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर जो थे वो किसी के सीएम नहीं रहे थे, याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप? देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर ही हो जाएगा। चंद्रशेखर जो थे वो लोकसभा के सदस्य थे जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और आज जो है मोदी जी भी जो है वो लोकसभा के मेंबर है, क्योंकि वो बनारस से जीते हैं। ठीक ना, काशी के सांसद हैं। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। एक कथन और दूसरा कथन दिया हुआ है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। मिनिस्टर्स मेक पॉलिसी एंड पब्लिक सर्वेंट्स इंप्लीमेंट देम। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स वर्क। ये भी सही है। ठीक है, तो मंत्रियों पर उत्तरदायित्व तो निश्चित तौर पर होता है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए जो रीजन जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है एजर्सन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए और कथन और कारण बी दिया हुआ है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। बिल्कुल सही है। टू कॉल अ पर्सन अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज ओनली अ पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि संविधान में तो इसकी चर्चा है नहीं, कोई कानून ऐसा है नहीं कि उप प्रधानमंत्री बनाना है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। बिल्कुल सही है, उसे कोई प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। और लेकिन ये जो है स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं है सही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया? ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर, येलो बुक और ब्लू बुक। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेत पत्र जो है वो भारत से संबंधित है। श्वेत पत्र जारी किया जाता है किसी भी मिनिस्ट्री को या फिर सरकार को, यदि किसी चीज पर अपना स्पष्टीकरण देना होता है तो वो जो है श्वेत पत्र लेकर के आती है। ठीक है, संसद में बराबर जो है मांग भी किया जाता है कि रफाल पर आप श्वेत पत्र लाइए, व्हाइट पेपर लाइए, और बाकी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर व्हाइट पेपर लाने की बात की जाती है। ठीक है, व्हाइट पेपर में कुछ भी गलत नहीं लिखा जा सकता, सारे फैक्ट जो होते हैं वो सही होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज बेस्ड ऑन हुज रिपोर्ट? गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी और बी.सी. रॉय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है और क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखना जरूरी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, बिल्कुल सही लग रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल, बिल्कुल सही है। यानी कि राजीव गांधी जो है वो कर्म स्थल, बिल्कुल गलत है। इनका जो है वो है वीर भूमि, इनका जो है वो है वीर भूमि, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको वीर भूमि कहा जाता है, कर्मस्थल नहीं कहा जाता है। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट्स ऑफरिंग्स? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन, स्पीकर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का महान्यायवादी। लोकसभा अध्यक्ष तो जो चुन के आता है, लोकसभा का मेंबर होता है, इसलिए वो नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो भी नहीं होगा। भारत का महान्यायवादी जो है ये हो सकता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जो सीएजी होते हैं उनको भी हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने के लिए सेम प्रक्रिया से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है, ये याद रखिएगा। के वेणुगोपाल जो है वो फिलहाल हमारे क्या है? अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। और यहां पर यह भी आपको याद रखना चाहिए कि हमारे सीएजी कौन है? हमारे सीएजी जो वर्तमान में है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको याद रखना चाहिए अभी लेटेस्ट जो है उनके बारे में। और ये आपको पता है क्या कि फर्स्ट जो आपके सीएजी थे, फर्स्ट सीएजी कौन थे हमारे देश के? फर्स्ट सीएजी जो थे वो थे वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। ये भी आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत कम जगह मिलेगा, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 148 टू 148 टू 151 है, ठीक है। ये अभी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब बताइए कि जो आपके महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जो है हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और लॉ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी जो है उनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद ही होगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। किसके विधि सलाहकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये केवल राष्ट्रपति के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के नहीं होते, लोकसभा के भी नहीं होते हैं, भारत सरकार के एडवाइजर होते हैं, लॉ एडवाइजर भारत सरकार के होते हैं, ठीक है। अब देखते होंगे के वेणुगोपाल जो है भारत सरकार के पक्ष से बहुत सारे आपके मुकदमे लड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है, ये भी जो अभी जस्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चीफ लीगल कंसल्टेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है ताकि आपका रिवीजन होता है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल हैव द राइट टू बी हर्ड इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज? टू एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर महान्यायवादी ही हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है उनको सुनवाई का अधिकार होगा सभी न्यायालयों में भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। इट शुड हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। ही शुड बी द मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल गलत है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इंपीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी जो है इंपीचमेंट भी उनका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा हो जाएगा, ओनली 1 and 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर ये बताना है कि सही नहीं है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। ही हैज द राइट टू स्पीक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। ही हैज द राइट टू वोट इन पार्लियामेंट, ये गलत है कि उसको राइट है पार्लियामेंट में वोट देने का, मत देने का अधिकार नहीं होता है, और नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो सी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? जस्ट मैंने अभी बताया भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनके बारे में ये कथन सही है, ठीक है। तो इसको दोबारा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी में भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है ताकि आपका रिवीजन होता रहे, इसलिए घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संसद के को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल नहीं है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी नहीं करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये भी नहीं करेंगे। तो कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, संबोधित कर सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं, भारत का सॉलिसिटर होता है। भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जुडिशियल एडवाइजर होता है, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर होता है, और लीगल राइट टू एडवाइस
टू द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, न्यायिक सलाहकार होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकार होता है। तो एक क्या होगा, न्यायिक सलाहकार होगा, एक जुडिशियल एडवाइजर होगा, कौन, सॉलिसिटर जो होते हैं वो, ठीक है, न्यायिक सलाहकार होते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथोराइज टू एडवाइस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। Who is authorized to advise, यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ है, Who is authorized to advise the state government in legal matters। तो जिस तरीके से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी तरह से राज्य में कौन होते हैं, चीफ मजिस्ट्रेट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और बेंच ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा, यानी कि एडवोकेट जनरल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड मैंने आपको पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद है, तो मैं बता देता हूँ 76 नंबर अनुच्छेद जो है वो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। और आपका एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा है, एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है 165, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए, अटॉर्नी जनरल 76 और 165 एडवोकेट जनरल, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सीएजी का पद सृजन किया गया था। सीएजी का पद जो है वो कैसे क्रिएट किया गया था, पार्लियामेंट्री एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कैबिनेट रिजोल्यूशन से और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चूंकि संविधान में दिया हुआ है तो संविधान के द्वारा ही जो है सीएजी का पद सृजित किया गया था। आर्टिकल 148 जो है वो आपका सीएजी से रिलेटेड है, आर्टिकल 148 से 151 तक मैंने पहले भी बताया आपको। आगे देख लेते हैं, भारत के सीएजी का पद नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर सीएजी का जो पोस्ट होता है वह कितने साल के लिए होता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल के लिए ये अपना पद धारण करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं सीएजी के बारे में ही दिया हुआ है कि कौन सा सही नहीं है। तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। हिज सैलरी इज सेम एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ये भी जो है आपका सही है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट ही बिकम्स अनदर गवर्नमेंट सर्विस या कमिश्नर, मतलब कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी जो है वो एकदम सही है। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका ये जो है गलत है, क्योंकि इनको हटाने की जो सेम प्रक्रिया होती है जैसी आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो होगा गलत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सीएजी के बारे में दिया, सीएजी का कौन कौन सा कार्य होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पालन नहीं किया जा सकता, ये पूछा जा रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन है टू ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। इसमें एक्चुअली डी ऑप्शन जो होगा वो कंप्लीट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, कभी बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आंसर भी यहाँ पर डी ही दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन होना जरूरी था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द कमेंट्री ऑफ सीएजी, यह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, द पार्लियामेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पर जो है संसद जो भी टीका टिप्पणी करेगा सीएजी किसी भी ऑडिट के बाद, उस पर निर्णय कौन लेगा, संसद ही लेगा, ठीक है। आप लोग बराबर जानते होंगे, बराबर ये कहा जाता है कि सीएजी ने इस चीज का ऑडिट किया तो इस पर समिति क्यों नहीं बनी, इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया, बराबर जो है इस पर बहस होती रहती है राजनीतिक। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग ऑफ which of the following is present in the meeting of Public Accounts Committee of the Parliament, Attorney General of India, Advocate General of India, CAG और neither of the above। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी जो होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक में शामिल होते हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उसमें ये सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत के सीएजी हो जाएंगे, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट जो होता है उसका जांच भी जो है वो सीएजी करते हैं, तो इसलिए उसकी बैठक में शामिल जरूर होंगे। आगे देख लेते हैं, सीएजी के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा द सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एड्रेस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के एड्रेस के बाद, ठीक है। तो यही प्रक्रिया होती है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको हटाने की, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिला करके हो जाएगा, ए प्लस बी यदि कर दें तो ये सही हो जाएगा, वरना चारों का चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी यदि होगा तो सही होगा। आगे देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा कार मतलब कि सीएजी जो होते हैं वो मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। सीएजी ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, प्राइम मिनिस्टर एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री और लोक लेखा समिति। तो अभी मैंने बताया कि जो आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसकी बैठक में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आगे देख लेते हैं आंसर,
क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखते हैं। 1971 का संशोधन जो है सीएजी के संबंध में, सीएजी के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेख परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? द अमेंडमेंट ऑफ 1971 ड्यूटीज पावर एंड सर्विसेज स्टेटस ऑफ सीएजी एक्ट लेज डाउन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टेस्ट्स एंड सीएजी लिबरेट्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द आर्टिकल्स। दिस वाज अमेंडेड इन, कब किया गया था? 1972, 1976, 1980 एंड 1987। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ लोक निधि। सबसे पहले देखते हैं कि लोक निधि होता क्या है। सरकार जो है टैक्सेस के माध्यम से जो निधि इकट्ठा करती है उसको लोक निधि कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस सरकार लगाती है उसके माध्यम से जो निधि इकट्ठा होती है उसको कहा जाता है लोक निधि। ठीक है, और लोक निधि के बारे में आपका दिया हुआ है आर्टिकल 266(2) में दिया हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो गार्जियन कौन होता है? प्रेसिडेंट, सीएजी, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां पर हो जाएगा सीएजी। सीएजी जो होते हैं वो लोक निधि के गार्जियन होते हैं। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये पूछा जा रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? किसके बारे में? पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कवर्ड अंडर, किसके अंदर लाया जाता है? पब्लिक स्पेंडिंग टेस्ट, पब्लिक रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन और व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर लोक वित्त जो है वो सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सार्वजनिक खर्च आता है, सार्वजनिक राजस्व आता है, वित्तीय प्रशासन आता है, व्यावसायिक बैंकों का जो कार्य होता है उसका निष्पादन नहीं आता है। तो विकल्प गलत है पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्शन टू लोकसभा? द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन ऑडिट सफरेज, यानी कि निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। द इलेक्शन कमीशन गवर्न्स द इलेक्शन इज गवर्न बाय, यहाँ पे कमीशन नहीं होगा, इलेक्शन इज गवर्न बाय द इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति थोड़ी ना तैयार करती है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करती है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये सही है। रिक्वेस्ट यदि करेगी इलेक्शन कमीशन तो राष्ट्रपति जो है बाकी स्टाफ और जितने भी आपके संसाधन होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही नहीं है कौन सा कथन ये पूछा जा रहा है, तो सी जो है वो सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 के आधार पर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है? यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। द नंबर ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। इट विल नॉट बी चेंज्ड अंटिल द फर्स्ट सेंसस इज डन आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर। और ये ईयर कौन सा है? 2010, 2015, 2021, 2026। ये क्या हो जाएगा? 2026 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। आगे देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545? 31st, 35th, 42nd एंड 45th। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 31st हो जाएगा। ठीक है, और 31st अमेंडमेंट कब किया गया था? 1973 में किया गया था, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में जो मेंबर्स हैं आपके 545 हैं। ठीक है, 545 मेंबर्स जो टोटल हैं इसमें से आपके 530 जो होते हैं वो आपके स्टेट्स से चुने, स्टेट्स के प्रतिनिधि होते हैं। 13 जो होते हैं आपके वो होते हैं किसके? यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, और 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी फिलहाल? 545 है। ठीक है, और नॉमिनेशन वाला जो है वो अब हटा दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो टोटल जो होते हैं वो 543 होते हैं। 2 जो होते हैं पहले नॉमिनेटेड हुआ करते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 2 पहले नॉमिनेटेड हुआ करते थे। टोटल 545। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है। टोटल मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 552 हो सकता है, जिसमें 530 तो जो है वो स्टेट के लिए हो सकते हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी के लिए मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, और 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 552 होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉमिनेशन वाला जो मामला है वो आपका 126th अमेंडमेंट के बाद जो है वो हटा दिया गया। 126th अमेंडमेंट आया था आपका अभी 2019 में, और उसके बाद जो है ये हटा दिया गया है। ठीक, SC ST का रिजर्वेशन जो है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन नॉमिनेशन जो होता था एंग्लो इंडियंस का उसको हटा दिया गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। और लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको भी आपका 104वां जो अमेंडमेंट है, 104th अमेंडमेंट 2019 के द्वारा बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 888 कर दिया गया है। ये जो है आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये सब है। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ था, इसमें से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में राज्यों के लिए कितना है? जस्ट अभी मैंने बताया कि 530 जो होते हैं वो राज्यों के लिए होते हैं, तो इसको अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ये भी मैंने बताया कि यूटी से, यूनियन टेरिटरी से कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, अभी जस्ट मैंने बताया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किसकी जनगणना पर आधारित है? तो द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट इन द करंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1951 सेंसस, 61 सेंसस, 71 सेंसस और 81 सेंसस। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1971 की सेंसस पर आधारित है और 2026 तक यही रहेगा। 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके बाद ये बदल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें एसटीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्थान जो है वो रिजर्व्ड नहीं है? तो केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। तो इसमें जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, ऑल द एबव। न केरल में है, न तमिलनाडु में है, न कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसमें जो होगा तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब कि एससी तथा एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए ही रिजर्वेशन नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीनों में ही आपका एससी एसटी किसी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें, मैक्सिमम सीट्स जो है रिजर्व्ड किस स्टेट में है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? ये पूछा जा रहा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे ज्यादा किसमें है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, आपको याद रखना चाहिए, मैक्सिमम है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना है? व्हाट इज द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ सेशन ऑफ लोकसभा? 6th ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/10, 4th पार्ट और 3rd पार्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 10th पार्ट। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है वो कोरम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हो जाएगा 10th। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में भी जो है आपका 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, तभी कोरम पूरा होगा। ठीक है, कोरम पूरा होगा तभी जो है सभा चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, सभा स्थगित हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त है? फेडरल टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नीदर ऑफ द अबव। तो इसका जो प्रतिनिधित्व है वो संसद के दोनों सदनों में, फेडरल जो आपके टेरिटरीज हैं उनको संसद के दोनों सदनों में आपका प्राप्त है, क्या प्रतिनिधित्व प्राप्त है, रिप्रेजेंटेशन प्राप्त है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा मीटिंग कैन बी इंडेड बाय पोस्टपोनमेंट, बाय प्रूनिंग यानी कि सत्रावसान के द्वारा, बाय डिसोल्यूशन यानी कि विघटन के द्वारा, बाय ऑल द अबव। तो स्थगन भी किया जा सकता है, सत्रावसान भी किया जा सकता है और विघटन भी किया जा सकता है। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा उसमें जरूर आइएगा आप लोग। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसका आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो मैं चंद्रवर्धन आपसे लेता हूं अलविदा, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।